बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ठाकर काउंटर के पीछे मैनेजर के पास बैठा हुआ था। मैंने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर इधर उधर निगाह दौड़ाई और दरवाजे के करीब ही एक मेज पर बैठ गया। ठाकर भी उठकर मेरे पास आ गया। ठीक 10 बजे भगत रेस्टोरेंट के सामने दिखाई दिया। वो शायद अंदर दाखिल होते हुए झिझक रहा था। ठाकर ने वेटर को इशारे से करीब बुला लिया। इस आदमी को अंदर ले आओ और इसे खाने चाय वगैरह का पूछो और इसे ये भी कह देना कि हमारी तरफ न आए। अलबत्ता जब हम यहाँ से उठकर बाहर निकलें तो हमारे पीछे चलाए। वेटर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। भगत के करीब रुककर इसने 1-2 मिनट इससे बात की और इसे अपने साथ अंदर ले गया। भगत हमारी मेज के करीब से गुजरा था। इसने हमारी तरफ देखा भी था। वो ज़हीन आदमी था। हमसे शनासाई का इजहार किए बगैर वेटर के साथ आगे निकल गया। इस वक्त होटल में रश था। इस रेस्टोरेंट में हाई जेंट्री के लोग आते थे। भगत जैसे लोगों को तो दरवाजे के करीब भी नहीं फटकने दिया जाता था। ग्राहकों में इस वक्त मर्दों के साथ औरतें भी माकूल तादाद में मौजूद थीं। बाद लोगों ने तो बड़ी नागवार सी नजरों से भगत की तरफ देखा था। वेटर इसे एक खाली मेज पर बिठाकर किचन की तरफ चला गया था। भगत ने सिर्फ चाय पर ही इक्तफा किया था। चाय पीने के बाद इसने वेटर को बुलाकर बिल देना चाहा तो वेटर ने मुस्कुराकर कुछ कहा। भगत ने नोट जेब में रख लिया और इधर उधर देखने लगा। ठाकर ने मुझे इशारा किया और हम उठकर बाहर आ गए। ठाकर की जीप पार्किंग वाले हिस्से में बाएं तरफ सबसे आखिर में खड़ी थी। जीप पर बैठते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। भगत रेस्टोरेंट से निकल रहा था। ठाकर ने इंजन स्टार्ट कर दिया और इसी वक्त भगत उचक कर पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है? रामगंज बाजार। ठाकर ने जीप को सड़क पर लाने के बाद भगत की तरफ देखे बगैर पूछा। नहीं सरकार, भगत ने जवाब दिया। जीप को रामगढ़ झील की तरफ जाने वाली सड़क पर ले लो। शहर से निकलते ही पानी की सप्लाई का जो पंपिंग स्टेशन है ना, किरण वहीं छुपा बैठा है। ठाकर ने जीप का रुख चांदपुल गेट से इस सड़क पर मोड़ दिया जो जोर आवर गेट की तरफ चली गई थी। ये वही सुनसान सड़क थी जहां इस रात रामू और इसके साथियों ने मुझे और सोनिया को रोककर अगवा करने की कोशिश की थी। जोर आवर गेट के करीब से होते हुए हम रामगढ़ झील की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आए। रात के 11 बजने वाले थे। इस सड़क पर भी सन्नाटा था। ठाकर ने जीप के हेडलैंप्स बुझा दिए और तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद जीप को सड़क से हटाकर रोक लिया और इंजन बंद कर दिया। मैं दाएं तरफ देखने लगा जहां तकरीबन 300 गज के फासले पर एक बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। वो शहर को पानी की सप्लाई का पंपिंग स्टेशन था। रामगढ़ झील के करीब तालाबों से आने वाला पानी इस पंपिंग स्टेशन से आगे पहुंचाया जाता था। पंपिंग स्टेशन की इमारत के साथ अटेंडेंट का क्वार्टर था जहाँ सिर्फ एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी देता था। भगत ने बताया कि लक्ष्मी नामी एक शख्स गुज़श्ता 2 साल से यहाँ तैनात है। इसकी बीवी और 2 बच्चे भी यहाँ इसके साथ ही रहते हैं और किरण भी यहीं छुपा हुआ है। पंपिंग स्टेशन तक जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क नहीं थी। एक पथरीला कशादा रास्ता था जिस पर कभी कभार वाटर वर्क्स के अफसरों की गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती थी। हम इस रास्ते से हटकर चल रहे थे। पंपिंग स्टेशन तक पहुँचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी थी। करीब पहुँचकर ठाकर ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरी पिंडली के साथ खंजर बंधा हुआ था मगर मैंने इसे निकालने की जरूरत नहीं समझी। वो क्वार्टर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इसके सामने झाड़ियों की बाड़ लगाकर आंगन सा बना लिया गया था। एक कमरे में अंधेरा था, अलबत्ता दूसरे कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। भगत खुश्क झाड़ियों की बाढ़ में उलझ कर गिरा। कांटे चुभने से इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इसके साथ ही कमरे की बत्ती बुझ गई और एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है इधर? कौन है? मैं बगदा धोबी हूँ किरण, तुमसे मिलने आया हूँ, जरूरी काम है, भगत ने चीख कर कहा। जवाब में फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। मैं भगत के करीब ही खड़ा था। गोली जन्नाटे की आवाज के साथ मेरे और भगत के सरों के दरमियान से गुजर गई। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। ठाकर ने भी गोली चला दी। वो किरण ही था जिसने हम पर फायर किया था। वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने और ठाकर ने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। किरण टीलों में अंधाधुंध दौड़ रहा था। इसने मुड़कर 1-2 फायर भी किए थे। मैं और ठाकर मुख्तलिफ सिमतों से इसका पीछा कर रहे थे। मुझे अंदेशा था कि अगर किरण रात की तारीकी में टीलों में गायब हो गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैंने इसे ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। मैंने दूर ही से इस पर छलांग लगा दी। इसने मुड़कर फायर किया लेकिन टीले की ढलान पर इसका पैर रपट गया था। गोली मेरे सर के बहुत ऊपर से गुजर गई थी और मैं हवा में उड़ता हुआ इसके ऊपर जग गिरा और इसे दूसरा फायर करने का मौका नहीं
दिया। किरण का पिस्तौल वाला हाथ मेरी गिरफ्त में था। हम दोनों ढलान पर लुढ़कते हुए टीले के दामन में पहुंच गए। मैंने झटके से इसके हाथ से पिस्तौल छुड़ाया और इसकी धुनाई शुरू कर दी। इस दौरान में ठाकर भी वहां पहुंच गया। हम किरण को मारते और घसीटते हुए पंपिंग स्टेशन वाले क्वार्टर में ले आए। भगत ने पंपिंग स्टेशन के अटेंडेंट लक्ष्मण और इसके बीवी बच्चों को हिरासत में ले रखा था। वो सब बहुत खौफजदा थे और फिर लक्ष्मण ने ये इंकशाफ किया कि किरण इसका दूर का रिश्तेदार है, मगर इसकी बदमाशी की वजह से अरसा पहले वो इससे मिलना जुलना छोड़ चुका था। लक्ष्मण के कहने के मुताबिक किरण 3 दिन पहले वहां आया था और इसने लक्ष्मण को धमकी दी थी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया गया तो वो इसके बीवी बच्चों को कत्ल कर देगा। इसने कहा था कि वो चंद रोज यहाँ रहेगा और हालात पुरसुकून होते ही चला जाएगा। लक्ष्मण बेकसूर था। इसने महज खौफ की वजह से किरण को पनाह दे रखी थी। मैंने लक्ष्मण और इसके बीवी बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और किरण की तरफ मतवज्जो हो गया, जो ठाकर की चंद ठोकरें खाने के बाद फर्श पर पड़ा करा रहा था। हम तुमसे रामू का पता जानना चाहते हैं। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर तुम बता दोगे वो कहाँ छुपा हुआ है तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर इनकार करोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, किरण ने जवाब दिया। मैं चंद लम्हे गहरी नजरों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर भगत को इशारा किया। भगत पहले ही पार तोल रहा था। इसने किरण पर ठोकरों की बारिश कर दी। किरण की चीखें कमरे में गूंज रही थी, मगर इसने जुबान नहीं खोली। भगत ने इसे पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया और पूरी कुव्वत से सामने दीवार की तरफ उछाल दिया। किरण का सर दीवार से टकराया। इसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो बद से नीचे गिरा और सर को दोनों हाथों में थाम कर तड़पने लगा। इसका सर फट गया था और खून बह निकला था। बता तेरा गुरु कहाँ है, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। भगत इसे जोरदार ठोकर मारते हुए गुर्राया। नहीं बताऊंगा, किरण ने कराहते हुए जवाब दिया। भगत ने इसे 2-3 ठोकरें और लगा दी। हट जाओ भगत, मैंने पतलून के पांचे से खंजर निकाल लिया। ये ऐसे कुछ नहीं बताएगा। मेरे हाथ में खंजर देखकर किरण की आंखों में वहशत सी भर गई। मैंने खंजर की नोक इसके कुर्ते के गिरेबान पर रखकर झटका दिया। कुर्ता नीचे तक फट गया और इसका सीना बरहना हो गया। मैंने खंजर की नोक इसके सीने पर रखकर हल्का सा चरका दिया। किरण चीख उठा। खाल में तकरीबन 3 इंच लंबा कट लग गया था, जिससे खून रिसने लगा था। क्या विचार है, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे सीने पर सुर्ख रंग की इतनी लकीरें खींच दूंगा कि शहर का नक्शा बन जाएगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किरण ने इस मर्तबा फौरन ही हथियार डाल दिए। वो इंसान नहीं, राक्षस है, खूंखार दरिंदा। अगर इसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें इसका पता बताया था तो वो मुझे कुत्ते की मौत मार देगा। मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बताओ वो दरिंदा कहाँ छुपा हुआ है, मैंने कहा। वो किरण कहते कहते रुक गया, जैसे इसे डर हो के जुबान खोलते ही रामू इसके सीने में खंजर गोंप देगा। वो काली के पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। इसके साथ 2 आदमी और हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को शिक्षा दूंगा कि वहां जाने की गलती मत करना। वो वाकई खूनी भेड़िया है, मार डालेगा तुम लोगों को। काली का पुराना मंदिर कहाँ है, मैंने इसके मशवरे को नजरअंदाज करते हुए कहा। स्वाय माधोपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर शहर से तकरीबन 5 कोस आगे एक बस्ती के खंडर हैं। वो मंदिर इन्हीं खंडरों में है, किरण ने बताया। क्या इसका गुरु घंटाल भी इसी मंदिर में है? मेरा मतलब है कन्वर बलवंत सिंह, जिसके लिए वो आजकल काम कर रहा है, मैंने पूछा। नहीं, बलवंत सिंह वहाँ नहीं है, किरण ने जवाब दिया। ये सब कुछ इसी का किया धरा है। इसी ने तुम्हें उठाने के लिए रामू को पैसा दिया था। ओह, तो तुम मुझे जानते हो, मैंने पूछा। इस रात इस लौंडिया के साथ तुम्हें उठाने की कोशिश की गई थी तो रामू के साथ मैं भी गया था, किरण ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे हाथ देख लिए थे और रामू से कहा था कि बलवंत सिंह का बयाना वापस कर दे, लेकिन वो तो कुछ और फैल गया था। जिंदगी में पहली बार इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी मर्तबा भी इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसका ख्याल था कि इस मर्तबा तुम ठाकर की वजह से बच गए हो। इसने ठाकर की तरफ देखा। इसने तैश में आकर ठाकर के भाई की हत्या कर दी। इसका ख्याल था कि इस तरह ठाकर तुम्हारी पुश्त पनाही से बाज आ जाएगा, मगर यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिर रहा है। बलवंत सिंह भी गायब हो चुका है। ठीक है किरण, मैंने कहा। हो तो तुम भी बेड़ियों के ग्रोह में से एक। तुम्हारे हाथों भी कोई ना कोई बेगुनाह मारा गया होगा। जी तो चाहता है कि ये खंजर तुम्हारे सीने के आर पार कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें दिए हुए अपने वचन का पालन करूंगा। इस वक्त मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। आज रात तुम यहीं रहोगे। सुबह सवेरे लक्ष्मण तुम्हें लात मारकर यहाँ से निकाल देगा। अगर इसके बाद
बाद तुम नजर आए तो जिंदा नहीं बच सकोगे। मैं ठाकर को इशारा करके कमरे से बाहर आ गया। भगत वहीं रह गया था। मैंने लक्ष्मण को बुलाकर 50 का नोट इसके हाथ में थमा दिया। इसको बांध कर रखना और सुबह होते ही यहाँ से भगा देना। मैंने कहा, ये अब तुम लोगों को ना कोई धमकियां देगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसने ऐसा किया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण ने इसी वक्त भगत की मदद से किरण को बांध कर इस कमरे में डाल दिया। हम वहाँ से रुखसत होकर सड़क की तरफ आ गए जहाँ जीप खड़ी थी। अब क्या विचार है ठाकर जी? भगत ने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। हम इसी वक्त काली के पुराने मंदिर जा रहे हैं, ठाकर ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें शहर में किसी जगह छोड़ देंगे। कैसी बातें करते हो ठाकुर जी? भगत जल्दी से बोला। मैं तो अब आपका सेवक हूँ, अपना जीवन भेंट कर दूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। सोच लो भगत, ठाकुर ने ये कहते हुए जीप के आगे बढ़ा दी। सोचा तो वहाँ जाता है ठाकुर जी जहाँ नुकसान का डर हो। भगत ने जवाब दिया, आप जैसे महात्मा की सेवा करके तो जिंदगी सफल हो जाएगी। तो ठीक है। ठाकुर जीप को घुमाकर सड़क पर ले आया। आज से तुम हमारे हो गए, पिछली जिंदगी से तुम्हारा नाता खत्म हो गया, भूल जाओ सब कुछ। भूल गया ठाकुर जी? भगत खुश होकर बोला। मैंने कल भी भगत की बातें सुनी थी और आज भी इसे देख लिया था। शहर भर के गुंडे रामू के नाम से थर थर कांपते थे, लेकिन भगत इसके खिलाफ जिस तरह खुलकर हमारा साथ दे रहा था वो काबिले तारीफ था और इस पर हर लिहाज से भरोसा किया जा सकता था। जीप शहर की बैरूनी सड़कों पर दौड़ती हुई गोविंद मार्ग इंडस्ट्रियल रोड और सवाई मान सिंह स्टेडियम के करीब से होती हुई इस सड़क पर आ गई जो रेलवे लाइन के साथ साथ सवाई माधोपुर की तरफ चली गई थी। आधी रात का वक्त था। रात के वक्त शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर किसी किस्म का ट्रैफिक नहीं होता था। रेगिस्तान में सफर के दौरान में कदम कदम पर डाकुओं का खतरा रहता था। इस वक्त ये सड़क भी सुनसान थी। चांद इन दिनों रात के आखिरी पहर ही निकलता था। अगर इस वक्त आसमान पर चांद होता भी तो इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि आसमान को गहरे बादलों ने ढक रखा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। हेडलाइट्स की रोशनी से यूं लगता था जैसे हम किसी तारीख सुरंग में सफर कर रहे हों। तकरीबन 4 मील का फासला तय करने के बाद ठाकर ने जीप की हेडलाइट्स बुझा दी और रफ्तार भी कम कर दी। अब हमारे चारों ओर अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ रेगिस्तान था, कहीं कहीं टीले भी नजर आ रहे थे। ठाकर ने रफ्तार कम कर दी। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला और गुजर गया। हम गहरी नजरों से दाएं तरफ देख रहे थे और बिल आखिर सड़क से हटकर अंधेरे में किसी तबाहशुदा बस्ती के खंडर दिखाई दिए। ठाकर ने जीप इसी बस्ती की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। 300-400 घरों पर मुश्तमिल ये छोटी सी बस्ती कभी आबाद हुआ करती थी। ठाकर बता रहा था, इसकी परली तरफ मीठे पानी की एक छोटी सी झील थी जिसके एतराफ में 2-3 मील तक खेती बाड़ी होती थी। नारियल के बागात हुआ करते थे। बड़ा सब्जा था, लेकिन फिर रेगिस्तान ने सब्जे को निकलना शुरू कर दिया। सरसब्ज खेता गायब होती गईं और रेत इस इलाके में जिंदगी को अपनी लपेट में लेती गई। और जब मीठे पानी की इस झील को भी रेगिस्तान ने निगलना शुरू कर दिया तो ये बस्ती भी वीरान होने लगी। सिर्फ 40 साल पहले यहाँ जिंदगी थी। जिंदगी के हंगामे थे। मीठे पानी की झील सहरा की रेत में दफन हो गई और जिंदगी यहाँ से रूठ गई। बाद लोग कहते हैं कि इस बस्ती के लोगों ने काली माता को नाराज कर दिया था, जिसने इन पर ये तबाही नाजल कर दी। मुसीबत ये है कि लोग हर अच्छी बुरी बात को देवी देवताओं से मंसूब कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि जो कुछ हुआ इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। इस बस्ती ही की मिसाल ले लो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ। फिर बोला, रेगिस्तानों में तूफान आते रहते हैं। हवा पलक झपकने की देर में टनों रेत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी। फैलती हुई रेत को रोकने का कोई विचार नहीं किया गया और जब झील रेत में दफन हो गई तो इसे काली देवी के अजाब से मंसूब कर दिया गया। हो सकता है कि अगले वर्षों में यहाँ से रेत उड़ जाने से वो झील फिर नमूदार हो जाए। इस वक्त भी लोग यही कहेंगे कि काली माता ने इन्हें माफ कर दिया। ये जयपुर शहर जब आबाद हुआ तो इस वक्त भी यही मसला था। रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत शहर की सड़कों पर जमा हो जाती, रास्ते बंद हो जाते, मकानों की दीवारों के साथ रातों रात रेत के टीले मार्ज वजूद में आ जाते। इस सूरत हाल से निमटने के लिए शहर के गिर्द एक बुलंद दीवार तामीर कर दी गई। रेत का फैलाव रुक गया और शहर महफूज हो गया। अगर ये शहर भी रेत के समंदर में गर्क हो जाता तो इसे भी काली माता का अजाब गिरदाना जाता। ठाकर खामोश हो गया। इसकी बातों से मैं पहले भी अंदाजा लगा चुका था कि धर्म के मामले में भी वो एतदाल पसंद है, ना इतना कट्टर था कि देवी देवताओं के हवाले से
कही जाने वाली हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर ले और ना इतना आजाद के धर्म को मानने ही से इनकार कर दे। मैंने इसे हवेली के एक कमरे में बने हुए छोटे से मंदिर में पूजा करते हुए भी देखा था। इसके ख्याल में धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पंडितों और पुजारियों ने पहुंचाया था और ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी था। ये सब कुछ तो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था और भुगत भी रहा था। ठाकुर ने जीप बस्ती के शुरू में एक गली में मोड़कर रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम तीनों नीचे उतर आए। ये बस्ती 30-40 साल पहले ही वीरान हुई थी, इसलिए पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील नहीं हो सकी थी। बहुत से मकानों की दीवारें अब भी खड़ी थी, अलबत्ता लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां वगैरह गायब हो चुके थे। छतों के शहतीर भी निकाल लिए गए थे, इसलिए किसी मकान की छत मौजूद नहीं थी। काली का पुराना मंदिर बस्ती की दूसरी तरफ था। इसके इर्द गिर्द भी मकान थे। मंदिर की इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी, ताहम इसका टूटा हुआ कलश रात की तारीकी में भी दिखाई दे रहा था। ठाकुर एक जगह रुक गया। इसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया था। भगत के हाथ में भी पिस्तौल नजर आ रहा था। मैंने भी झुककर पतलून के पाइचे के अंदर से खंजर निकाल लिया। तुम इस तरफ खड़े रहो भगत, ठाकुर ने सरगोशियाना लहजे में कहा, और हिम्मत सिंह तुम इस तरफ से जाओ, मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ। ठाकुर बाएं तरफ चला गया और मैं दाएं तरफ खंडरों के बीच एक तंग सी गली में चलने लगा। 25-30 गज आगे जाकर मैं एक और गली में मुड़ गया। इस गली के इख्तिताम पर कुछ खुली जगह थी और इससे आगे बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर मंदिर की इमारत थी। मंदिर के मरकजी हाल के अलावा शायद कमरे भी थे। एक खिड़की से जर्द रंग की मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। खाली जगह अबूर करके मैं तकरीबन 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया और इस खिड़की की तरफ देखने लगा। वो खिड़की जमीन की सतह से 10-12 फुट ऊंची थी और इसमें सलाखें भी लगी हुई नजर आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा। खंजर पतलून की बेल्ट में उड़ता और शिकस्ता दीवार पर ऊपर चढ़ने लगा। दीवार की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थी और मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता रहा और बिल आखिर मैं इस खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मैंने 2 सलाखों को पकड़ लिया और दोनों पैर दीवार में उखड़ी हुई ईंटों की जगह बन जाने वाले गढ़ों में जमा दिए। ये खिड़की नहीं, दरअसल 2 फुट चौड़ा और 4 फुट दाएं बाएं लंबा रोशनदान था। अब इस कमरे से कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। इनमें एक नस्वानी आवाज भी थी, दबी दबी हंसी की आवाज। मैंने सलाखों पर मजबूती से गिरफ्त जमाकर अपने आप को पूरी तरह ऊपर उठा दिया और अंदर झांकने लगा। अंदर का मंदिर देखते ही मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। पूरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ गई। कमरा खासा बड़ा था। अंदरूनी दीवारों की हालत कदरे बेहतर थी। एक दीवार में मशल लगी हुई थी जिसमें किसी जानवर की चर्बी या इससे मिलती जुलती कोई चीज जल रही थी। नागवार सी हल्की बू मेरे नथनों से टकरा रही थी। वो मंदिर जिसने मेरे बदन में बरकी लहरें सी दौड़ा दी थी वाकई बड़ा सनसनी खेज था। फर्श पर बिछी हुई चटाई पर 3 आदमी इस तरह नीम दराज थे जैसे किसी महाराजा के सिंहासन पर विराजमान हो और एक हसीन लड़की एल्युमिनियम के गिलास में इन्हें अपने हाथों से शराब पिला रही थी। इसके बदन पर लिबास नाम के 2 निहायत मुख्तसर से चिथड़े थे। वो इस वक्त जिस आदमी की आगोश में गिरी शराब का गिलास इसके होंठों से लगा रही थी वो रामू था। वो शराब के घूंट भरते हुए लड़की के बदन को टटोल रहा था और लड़की के मुंह से दबी दबी हंसी की आवाज खारिज हो रही थी। हरामी, मैंने दिल ही दिल में इसे गाली दी। इस पर कत्ल के कई इल्जाम थे और इस वक्त वो डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के इल्जाम में पुलिस को मतलूब था। पुलिस पूरे शहर में इसे तलाश करती फिर रही थी। ठाकुर बनोद सिंह अंगारों पर लौट रहा था। वो इस हरामी से श्याम सुंदर के कत्ल का बदला लेना चाहता था और ये नुतफा ना तहकीक यहाँ काली के मंदिर में ऐश कर रहा था। अरे छीमा, इधर को तो आ, अपन की प्यास भी बुझा दे। या तुझे अपने मैया का कसम ये रामू ज्यादा पसंद आ गया है। रामू के दाएं तरफ बैठे हुए शख्स ने लड़की को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छमिया इसकी तरफ मुड़ गई। इसने गिलास अभी इसके होंठों से लगाया ही था कि एक और आदमी तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैं इसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। रोशनदान की सलाखें मेरे हाथों से छूटते छूटते रह गईं। वो लक्ष्मण था, जयपुर शहर की परली तरफ वाटर पंपिंग स्टेशन का अटेंडेंट, जिस पर भरोसा करके हमने किरण को इसके हवाले कर दिया था। रामू दादा, गजब हो गया। लक्ष्मण आगे बढ़कर रामू के चरण छूते हुए बोला, क्या हुआ बे हरामी? रामू उठकर बैठ गया। इसने करीब पड़ी हुई शराब की बोतल उठाकर 1-2 घूंट भरे, फिर बोला, शहर को आग लग गई क्या या बंचाल आ गया है? इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है रामू दादा। लक्ष्मण बोला, अबे कुछ बकेगा या खतरे की घंटियां बजाता
जाता रहेगा। रामू दाड़ा। रामू दादा, लक्ष्मण बोला, ठाकर बनोद सिंह और इसका दोस्त हिम्मत सिंह ने मेरे क्वार्टर पर हमला करके किरण को पकड़ लिया था। इसे बहुत मारा इन लोगों ने, वो बुरी तरह घायल है और मेरे क्वार्टर में पड़ा है। लक्ष्मण एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर रामू को मुदाखलत का मौका दिए बगैर बोला, किरण बहुत घायल है, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसने मुझे भेज दिया है कि तुम्हें खबरदार कर दूं ताकि तुम अपना बंदोबस्त कर लो। हो सकता है कि वो लोग आज रात ही यहाँ हमला कर दें या पुलिस को तुम्हारे इस ठिकाने की खबर कर दें। और हाँ, इनके साथ भगत भी था, अजमेरी गेट वाला, वो हरामी नीच धोबी की औलाद रामू दाड़ा। इसकी तो मैं बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। रामू के मुकाबले पर आने की हिम्मत करके इसने अपनी मौत को आवाज दी है, परंतु यहाँ का पता इन्हें किसने बताया? किरण ने। लक्ष्मण ने जवाब दिया, अगर वो जुबान न खोलता तो हिम्मत सिंह खंजर से इसकी खाल उतार देता, वो मार डालता इसे, वो हरामी मुसला। रामू ने दांत किचकिचाए, आज अगर वो यहाँ आ गया तो कल सुबह इसकी लाश पर गिद्ध दावत उड़ाएंगे। पर ये बता, तू यहाँ तक कैसे आया है? मोटरसाइकिल पर रामू दादा। लक्ष्मण ने जवाब दिया, मुझे बड़ी हैरत हुई, वो मोटरसाइकिल पर यहाँ तक आ गया था और मैंने मोटरसाइकिल की आवाज नहीं सुनी थी। मैं शायद कमरे के अंदर का मंदिर देखने में कुछ ज्यादा ही महब हो गया था, या शायद वो मोटरसाइकिल को बस्ती के बाहर छोड़ आया था। मैं जा रहा हूँ रामू दादा, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। वो लोग अकेले या पुलिस को लेकर किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा, अबे हरामी, रामू को डराता है। रामू ने कहा, अच्छा ऐसा कर, तू छमिया को साथ ले जा। चल छमिया कपड़े पहन ले और इसके साथ चली जा, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं रामू, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। दरवाजे की तरफ से ठाकर की आवाज सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया। रामू और इसके साथी भी उछल पड़े। छमिया के मुंह से तो हल्की सी चीख निकल गई थी। वो फर्श पर पड़े हुए कपड़े उठाकर एक कोने में दुबक गई और थर थर कांपने लगी। लक्ष्मण की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। ठाकुर को देखकर तो वो थर थर कांपने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि गद्दारी मत करना। इसकी तरफ देखकर गुर्राया। अगर मुझे वहाँ शुबा भी हो जाता कि तुम इन्हीं के साथी हो तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर देता और किरण को भी जिंदा न छोड़ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मौत तो तुम्हें यहाँ घेर कर लाई है ठाकर। रामू ने गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था रामू से पंगा मत लेना, लेकिन तुमने अपने भाई की मौत से भी कोई सबक नहीं लिया। आज तेरा हिसाब भी चुकता कर ही दूंगा। आज पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। ठाकर ने भी गुर्रा कर जवाब दिया, काली के इस मंदिर को तुम्हारी चिता बना दूंगा। इन दोनों में मुकालमात का तबादला होता रहा। वो बड़ी तेज तुंद अल्फाज में एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लक्ष्मण दरवाजे के साथ ही खड़ा था और रामू के दूसरे साथी भी बड़े चाको चौबंद खड़े, शायद ठाकुर पर हमला करने के लिए किसी मौका की तलाश में थे। लेकिन ठाकुर के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल ने इन्हें अपनी जगह पर खड़े रहने पर मजबूर कर रखा था। वो लड़की छमिया जैसे तैसे करके कपड़े पहन चुकी थी और कोने में दीवार के साथ चिपकी खड़ी थर थर कांप रही थी। रामू के जिस्म के बालाई हिस्से पर कोई लिबास नहीं था। इसका सीना रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। इसने ग्रे रंग की पतलून पहन रखी थी जिसमें बेल्ट के साथ खंजर की या करपान तो लगी हुई थी, लेकिन खंजर एक तरफ चटाई पर शराब की बोतलों के पास पड़ा हुआ था। ठाकर इस तरह अचानक पिस्तौल बदस्त कमरे में वार्द हुआ था कि रामू को खंजर उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। शराब की एक बोतल रामू के पैरों के करीब भी पड़ी थी और वो अपना सीधा पैर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोतल की तरफ बढ़ा रहा था। मैंने इसकी ये हरकत देख ली, लेकिन कबल इसके कि मैं इसका मकसद समझ सकता, इसने बोतल को पैर से उछाल दिया। बोतल चमगादड़ की तरह उड़ती हुई हवा में उड़ती हुई ठाकर के माथे पर लगी। ठाकर के लिए भी ये हमला बिल्कुल गैर मुतवक्को और अचानक था। वो करा कर एक तरफ झुका। इसका पिस्तौल वाला हाथ भी ऊपर उठ गया था और फिर यूं लगा जैसे जहन्नम की सारी बलाएं बेयाक वक्त हरकत में आ गई हों। रामू, इसके दोनों साथी और लक्ष्मण बेयाक वक्त चीखते हुए अपनी अपनी जगह से उछले थे। रामू अपने खंजर की तरफ लपका था। लक्ष्मण ठाकर के करीब था। इसने ठाकर की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इसी वक्त कमरे की फजा फायर के धमाके और लक्ष्मण की खौफनाक चीख से गूंज उठी। कमरे की दूसरी तरफ खिड़की से चलाई जाने वाली गोली इसकी पुश्त में लगी और वो डकराता हुआ ढेर हो गया। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा। वो खिड़की तो मैंने पहले भी देखी थी, मगर वहाँ तवज्जो नहीं दी थी। इस खिड़की में भी सलाखें लगी हुई थी और इसकी दूसरी तरफ भगत धोबी का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसका पिस्तौल वाला हाथ सलाखों के अंदर था। रामू के दोनों हाथों में से एक ठाकुर से टकरा चुका था। ठाकुर सर पर लगने वाली बोतल की जरब से अभी पूरी तरह नहीं संभल सका था। वो बदमाश पूरी कुव्वत से ठाकुर से टकराया था
था और ठाकर लड़खड़ाता हुआ दीवार के साथ टकरा गया। इसके हाथ से पिस्तौल भी छूट गया था। इस बदमाश ने अरने भैंसे की तरह दौड़ते हुए ठाकर के सीने पर जोर से टक्कर मारी। ठाकर भी बिलबिला उठा। रामू अपना खंजर उठाने के लिए झुका ही था कि खिड़की की तरफ से एक और फायर हुआ। गोली रामू के हाथ पर लगी। इसकी छोटी उंगली उड़ गई। वो उछल के पीछे हट गया और जोर जोर से हाथ झटकने लगा। खून के छींटे चारों तरफ उड़ रहे थे। तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे रामू, भगत चीखा। अब अगर तुमने हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। रामू बेड़िए की तरह घुर्रा कर रह गया। रामू का दूसरा साथी भी ठाकर से भिड़ गया था। वो ठाकर को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर ठाकर भरपूर अंदाज में मुजाहमत कर रहा था। ए खिड़की में खड़ा हुआ भगत चीखा, ठाकर से दूर हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। कमरे की फिजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। भगत ने हवाई फायर किया था। मेरा ख्याल था कि फायर की आवाज सुनकर वो दोनों ठाकुर से अलग हट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इस तरह ठाकर से उलझे हुए थे कि भगत बराह रास्त किसी पर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि इस तरह ठाकर भी जद में आ जाने का अंदेशा था। भगत ने एक बार फिर चीखते हुए ट्रैगर दबा दिया। इस मर्तबा फायर नहीं हुआ। स्टेक की आवाज उबर कर रह गई। या तो इसका पिस्तौल खाली हो गया था या किसी और वजह से गोली नहीं चली थी। रामू एक बार फिर अपने खंजर की तरफ लपका। इस मर्तबा इसे कोई रुकावट पेश नहीं आई। मेरे लिए अब तमाशाई बने रहना मुमकिन नहीं था। मैंने ठाकर की तरफ देखा। वो बड़ी बेजिगरी से इन दोनों का मुकाबला कर रहा था। डटे रहो ठाकुर, मैं आ रहा हूँ, मैंने चीख कर कहा। रामू खंजर उठाने के लिए झुका हुआ था। मेरी आवाज सुनकर इसने ऊपर देखा। मैं इस वक्त रोशनदान के सामने से हट गया था। मैं रोशनदान की सलाखों को पकड़े हुए नीचे लटक गया। टटोल कर एक पैर जरा नीचे वाली दीवार के खड्डे में जमाया। सलाखों को छोड़कर दीवार की टूटी हुई ईंटों पर गिरफ्त रखी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। दीवार पर चढ़ना तो आसान साबित हुआ, लेकिन नीचे उतरना खासा मुश्किल था। मैंने तकरीबन 8 फुट की बुलंदी से छलांग लगा दी और उठकर मंदिर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। कमरे में गुमसान का रन मचा हुआ था। वो दोनों गुंडे तो अब भी ठाकर से गुत्थम गुत्था थे और भगत धोबी रामू से भिड़ा हुआ था। भगत ने इसका खंजर वाला हाथ पकड़ रखा था और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रामू के मुंह से गलीज गालियों का गटर उबल रहा था। मैंने इन दो गुंडों में से एक को, जो ठाकर से गुत्थम गुत्था हो रहे थे, बालों से पकड़कर खींच लिया और इसके चेहरे पर ताबड़तोड़ कई घूंसे रसीद कर दिए। वो बिलबिलाता हुआ कमरे के कोने में छमिया के करीब जा गिरा। छमिया के मुंह से चीख निकल गई और वो उछल कर पीछे हट गई। रामू ने भगत की टांग में अड़ंगा लगाकर इसे गिरा दिया और खंजर लहराता हुआ उठकर ठाकर की तरफ लपका। मैं इसके रास्ते में था। मैंने बड़ी फुर्ती से इसकी टांग में टांग फंसा दी। वो लड़खड़ाता हुआ इस तरह गिरा कि इसका खंजर अपने ही साथी की पुश्त में पेवस्त हो गया, जो ठाकर को रगीद रहा था। कमरा इस शख्स की भयानक चीख से गूंज उठा। रामू भी वहशतज़दा सा हो गया। इसने एक झटके से हाथ पीछे खींचा तो खंजर बाहर आते ही इस शख्स की पुश्त से खून की धार बह निकली। रामू पलटकर वहशियाना अंदाज में मेरी तरफ लपका। इसने खंजर से भरपूर वार किया था, लेकिन मैंने कलाई पर इसका वार रोका और दूसरे हाथ से इसके पेट पर जोरदार घोंसा रसीद कर दिया। वो चीख कर दोहरा हुआ तो मैंने इसके बाजू पर चौप रसीद कर दिया, जो मेरी गिरफ्त में था। इस मर्तबा वो जिबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। खंजर इसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। मैंने इसकी टांगों के बीच घुटने से जोरदार ठोकर मारकर छोड़ दिया। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। ठाकर अब संभल चुका था। इसकी पेशानी से खून बह रहा था, होंठों से भी खून रिस रहा था, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर रामू पर पल पड़ा और इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। दूसरी तरफ भगत धोबी ने इस बदमाश को दबोच रखा था, जिसे मैंने छमिया के करीब गिराया था। भगत इत्मीनान बख्श तरीके से इसकी ठुकाई कर रहा था। मैं दोबारा रामू की तरफ मुतवज्जो हो गया। रामू अब मेरे और ठाकर के दरमियान फुटबॉल बन गया था। कभी मैं इसे ठोकर मारता और कभी ठाकर इसे घोंसा रसीद कर देता। रामू एक लात खाकर दरवाजे में गिरा और फिर दूसरे ही लम्हे इसने उठकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी इसके पीछे लपका। मंदिर के हाल में पहुंचकर रामू ने अचानक ही पलटकर लात चला दी। इसकी ठोकर मेरी पिंडली पर लगी और मैं कराहता हुआ गिर गया। रामू वहां रुका नहीं, वो दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। ठाकर ने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी थी। रामू की आखिरी ठोकर मेरी पिंडली की हड्डी पर लगी थी। मुझे संभलने में चंद सेकंड लग गए और जब मैं उठकर लंगड़ाता हुआ मंदिर से बाहर आया तो सामने बस्ती की गलियों में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर कदमों की आवाजें मादूम हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे यहाँ जिंदगी का वजूद खत्म हो गया हो। और फिर
फिर अचानक मैं उछल पड़ा। वो किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रामू ने अपनी गाड़ी बस्ती के खंडरों में कहीं छुपा रखी थी और अब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने मंदिर वाले चबूतरे से छलांग लगा दी और गलियों में इस तरफ दौड़ने लगा जहां हमारी जीप खड़ी थी। रामू की गाड़ी की आवाज फजा में गूंज रही थी। मेरे जिस्म की तमाम कुव्वत टांगों में सिमट आई थी और मैं गलियों में चकराता हुआ बर्ग रफ्तारी से दौड़ रहा था और सिर्फ 2 मिनट में ठाकर की जीप तक पहुंच गया। रामू की जीप की आवाज करीब आती जा रही थी। मैं उछलकर ठाकर की जीप में बैठ गया और ये भी मुकामे शुक्र था कि चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और जीप को रिवर्स में कुशादा गली में ले आया। बस्ती से बाहर निकलने का यही रास्ता था और मुझे यकीन था कि रामू की गाड़ी इस तरफ से आएगी और बिलफर्ज वो किसी और गली से भी निकल गया तो मैं इसका ताक़ब करने की पोजीशन में था। मेरा पहला ख्याल दुरुस्त निकला। रामू की गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। खंडरों में हेडलाइट्स की रोशनी चमकी तो मैंने अपनी जीप को गली के वस्त में इस तरह खड़ा कर दिया कि रास्ता बंद हो गया। दूसरे ही लम्हे रामू की गाड़ी बड़ी तेजी से इस तरफ मुड़ी। वो भी जीप थी। रामू रास्ता ना पाकर शायद बदहवास हो गया था। इसने तसादम से बचने के लिए अपनी जीप को दाएं तरफ घुमा दिया। इसका ख्याल था कि शायद पहलू से निकल जाएगा मगर बदहवासी में स्टीयरिंग कुछ ज्यादा ही घूम गया था। जीप के पीछे लटके हुए ठाकर को देखकर मैं भी चौंक गया था। जीप दाएं तरफ एक खंडर की दीवार से टकरा गई। ठाकर उछलकर दूर जा गिरा। रामू ने जीप से छलांग लगा दी। इसी लम्हे मैं भी अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ रामू के ऊपर जा गिरा। रामू मेरे नीचे दबा हुआ था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया था। मेरी गिरफ्त से निकलकर वो एक तरफ भागा तो ठाकर ने इसे छाप लिया। ठाकर का जोरदार घूंसा खाकर रामू अपनी जीप से टकरा गया। मैंने अपना खंजर निकाल लिया। मेरे ख्याल में इसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। ठाकर ने खंजर मेरे हाथ से झपट लिया और रामू के सामने तनकर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो ठाकुर, क्षमा कर दो मुझे। रामू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ उमड़ आया था। मौत को सामने देखकर वो रहम की भीख मांगने लगा था। इस शख्स से जिनके भाई को इसने खंजर से छलनी कर दिया था और भाभी को भी अधमवा करके फेंक दिया था। क्यों निकल गई सारी बदमाशी? ठाकर गुर्राया। तुमने अब तक कितने बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। इन्होंने भी तुमसे इसी तरह जिंदगी की भीख मांगी होगी। वो भी तुम्हारे सामने इसी तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए हुए होंगे। तुमने इन्हें माफ कर दिया था और मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या जुर्म किया था इसने? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। मर्द बनकर मुझे ललकारते मगर तुम्हारी बदमाशी तो बेगुनाहों पर ही चलती रही है और अब मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाने लगे। मुझे क्षमा कर दो ठाकुर। रामू की आवाज रो देने वाली थी। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मुझे बलवंत सिंह ने उकसाया था। तुम कहो तो मैं इसकी लाश तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। मुझे एक अवसर दो ठाकुर। बलवंत सिंह कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। सारसिका में। वो अपने गुरु के साथ 2 दिन पहले वहाँ चला गया था। रामू ने जवाब दिया। कौन गुरु? ठाकुर बोला। वो विदेशी मुसला जो भेष बदलकर पंडितों में घुसा बैठा है। रामू ने कहा। इसकी बात सुनकर मैं भी चौंक गया। इन दोनों से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले तुम। ठाकुर ने ये कहते हुए इस पर खंजर से वार कर दिया। रामू ने वार रोकने और बचने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हो सका। खंजर इसके सीने में पेवस्त हो गया और इसकी खौफनाक चीख वीराने में गूंज गई। ठाकुर ने बड़ी फुर्ती से खंजर खींच लिया और एक लम्हा जाया किए बगैर दूसरा वार कर दिया। खंजर इस मर्तबा भी रामू के सीने ही में पेवस्त हुआ और इसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी और फिर ठाकुर पर जैसे जुनून तारी हो गया। वो चीख चीख कर रामू के सीने और पेट पर खंजर के पे दर पे वार करता रहा। रामू की पुश्त जीप से टिकी हुई थी। वो चीख चीख कर अब भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर अब इसमें कुव्वत मुदाफत नहीं रही थी। इसके सीने और पेट पर ठाकुर ने इतने वार किए थे कि पेट से आंतें भी बाहर लटक गई थी। मुझे बैंकॉक में इंदिरा रीजेंट होटल के सामने का वो मंजर याद आ गया जब चीफांग ने मास्टर फूफांग को मेरी नजरों के सामने इसी तरह खंजर के पे दर पे वार करके बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मास्टर फूफांग को 2 आदमियों ने गिरफ्त में ले रखा था ताकि वो मुजाहमत न कर सके और यहाँ 1 to 1 मुकाबला था। रामू अपना दिफा करने के लिए आजाद था लेकिन वो अपना दिफा नहीं कर सका। रामू जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर गया। ठाकुर के जुनून में कमी नहीं आई थी। वो अब भी इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खंजर के वार कर रहा था। रामू में अब कुछ नहीं बचा था। मैंने आगे बढ़कर ठाकुर को
पकड़ लिया। वो अपने आप को छुड़ाकर बार बार रामू पर खंजर के वार कर रहा था। बदले की आग ने इसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। इसके भाई का कातिल इसके हाथों खत्म हो चुका था, मगर वो आग शायद अभी ठंडी नहीं हुई थी। मैंने इसे बाहों से पकड़कर पीछे खींच लिया और खंजर इसके हाथ से छीन लिया। बस करो ठाकर, वो खत्म हो चुका है। होश में आओ, अपने हवास पर काबू पाओ। मैं इसे खींचता हुआ रामू की लाश से दूर ले गया। काफी देर बाद ठाकर अपने हवास पर काबू पा सका था। मैंने इसे एक शिकस्ता चबूतरे पर बिठा दिया और खुद इसके सामने खड़ा हो गया। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। इस वक्त मंदिर की तरफ खंडरों की तरफ किसी गली से निस्वानी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं ठाकुर को वहीं छोड़कर इस तरफ दौड़ पड़ा, मगर चंद कदम बाद ही मुझे रुक जाना पड़ा। भगत धोबी छमिया को बालों से पकड़े घसीटता हुआ ला रहा था और छमिया तकलीफ से चीख रही थी। करीब पहुंचकर भगत ने छमिया को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। छमिया मुंह के बल गिरी। इसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई थी। जिस जगह हम मौजूद थे वहां दोनों जीपों की हेडलाइट्स की रोशनी पहुंच रही थी और छमिया के चेहरे पर खौफ के गहरे साए साफ नजर आ रहे थे। वो कहाँ गया? मैंने भगत से रामू के इस साथी के बारे में पूछा जिससे इसे बिड़ा हुआ छोड़कर आया था। नर्क में पहुंचा दिया इस साले हरामी को भी, भगत ने जवाब दिया। भगत वाकई काम का आदमी साबित हुआ था। ठाकर ने इसे अपना सेवक बना लिया था और पहले ही मौका पर इसने अपनी वफादारी साबित कर दी थी। इसने हमारा मान रख लिया था। मैं ठाकर को उठाकर अपनी जीप के पास ले आया। इसके कपड़े भी खून में लथपथ हो रहे थे। खून के कुछ छींटे मेरे लिबास पर भी पड़े थे। भगत ने छमिया को बाजू पकड़ रखा था। रामू की लाश देखकर इसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। भगत ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये हरामी के साथ ऐश कर रही थी ना, इसका अंजाम भी देख ले, भगत ने गुर्रा कर कहा। फिर ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या करूं सरकार? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।